मैन मार्क्ड विद फ्लेम्स वन पीस वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्ट्री में से एक है। ये बंदा सभी के प्लान्स की इकलौती चाबी जो समुद्र में कहीं घूम रही है। इसके बिना कोई भी पायरेट लाव टेल तक नहीं पहुंच सकता और इसकी आइडेंटिटी सभी के लिए एक मिस्ट्री बनी पड़ी है। इसकी आइडेंटिटी को लेकर सभी के अपने अपने विचार हैं और इंटरनेट पर टन्स ऑफ थ्योरी रिवॉल्व कर रही है कि ये मैन मार्क्ड विद फ्लेम कौन है। किसी का मानना है कि वो ड्रैगन है, किसी के लिए वो जैगुआर डी सोल है, पर मैं लेकर आया हूं दो ऐसे बंदे जो मैन मार्क्ड विद फ्लेम की आइडेंटिटी के साथ परफेक्टली बैठते हैं और दोनों ही थ्योरी काफी हद तक अपने पॉइंट्स को प्रूव करते हैं कि वो बंदा बंस्कार मैन क्यों होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बंस्कार मैन की आइडेंटिटी को जानेंगे। तो शुरू करते हैं, मैन मार्क्ड विद फ्लेम्स है कौन। तो इसके बारे में हमने पहली बार चैप्टर 1056 में सुना था, वो भी कैप्टन किड के मुंह से, और इसके बाद सीधे चैप्टर 1081 में ब्लैकबेड क्रू इसके बारे में बात करता है। लाव टेल तक जाने के लिए 4 रोड पोनीग्लिफ चाहिए, जिसमें से एक है ग्रिल्ड मैन के पास। इसके बारे में बार बार सुनने के बाद सभी रीडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कि ये कौन हो सकता है। इसकी जरूरत एम्परर्स तक को है। इस अकेले आदमी के बारे में वन पीस वर्ल्ड में बहुत सारे र्यूमर्स है और लेफिट भी बस इसके बारे में कुछ ट्रेड्स ही जानता है। लेफिट बताता है कि वो आदमी एक पिच ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है और बिना कंसेंट के उसके पास जाने वाले को वन फूल बनाकर डुबा देता है। यानी वो एक डेविल फ्रूट यूजर हो सकता है। इसका काम है किसी भी पायरेट को लाव टेल पहुंचने से पहले रोकना। शिरियो के अकॉर्डिंग वो मरीन्स के साथ हो सकता है, बट मैं शिरियो को बुद्धिमान नहीं मानता, तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो तुम भी मत लेना, क्योंकि ऐसा होता तो मरीन्स रोड पोनीग्लिफ को समुद्र की सैर पर क्यों भेजते, वो तो ईमो अपने पिछवाड़े के नीचे धर के बैठ जाती। तो पहले जानते कि वो चारों रोड पोनीग्लिफ थे कौन से, क्योंकि रॉजर ने उन चारों के प्रिंट्स लिए थे, फिर वो लाव टेल तक पहुंचा था। तो रॉजर के वानो वाले पोनीग्लिफ की कॉपी ओडिन लेकर आया था। इसके बाद वो जोज आकर पोनीग्लिफ की कॉपी उठा देंगे क्योंकि ओडिन की वहां पर फ्री एंट्री थी। रॉजर चुपके से बिग मॉम के पास जाकर रोड पोनीग्लिफ की कॉपी ले आता है और लास्ट एंड फोर्थ वन फिशमैन आइलैंड का रोड पोनीग्लिफ। तो बाकी तीनों अभी भी उनकी जगह पर है, क्योंकि उन्हें ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और निकालना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। बट फिशमैन आइलैंड का पोनीग्लिफ सबसे इजी टू एक्सेस है इनके कंपैरिजन में, इसीलिए बंस्कार मैन के पास फिशमैन आइलैंड का रोड पोनीग्लिफ्स है। और ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रॉजर पायरेट फिशमैन आइलैंड गए थे वहां पर 2 पोनीग्लिफ थे, जिसमें से एक रोड पोनीग्लिफ था, और रॉबिन के टाइम पर बस वहां पर एक पोनीग्लिफ था और वहां से रोड पोनीग्लिफ मिसिंग था। बट उसकी चोरी के बारे में हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, ना ही बताया गया है। यानी जिसने भी रोड पोनीग्लिफ लिया है वो एक ट्रस्टेड बंदा था और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये बंदा दोनों कैरेक्टर में से एक हो सकता है और दोनों का ही कनेक्शन फिशमैन आइलैंड से है, जिसमें से पहला कैंडिडेट है मास्टर ड्यूस। जिसको नहीं पता ये बंदा कौन है, तो शायद उसने मेरी एस नोवेल वाली सीरीज को नहीं देखा है, तो जाकर पहले उसे देखना। इसमें एस की कंप्लीट जर्नी को बताया गया है। पूरा शॉर्ट इंट्रो में बता दूं, मास्टर ड्यूस एस का राइट हैंड मैन था। इसके साथ उसने अपने क्रू की शुरुआत की थी, दी स्पेड पायरेट्स। ड्यूस और एस दोनों के अपने अपने गोल्स थे और वो दोनों एक वीरान आइलैंड पर डेस्टिनी के थ्रू मिलते हैं, जहां पर एस को उसका फ्रूट मेरा मेरा नोमी मिलता है। जिसके बाद ये दोनों अपने पायरेट करियर की शुरुआत करते हैं और क्रू को फॉर्म करते हैं। पायरेट क्रूजर माउंटेन बैंडिट्स को हंट करके कुछ ही टाइम में एक बड़ा नाम इन्होंने बना लिया था। यही स्पेड पायरेट आगे चल के व्हाइट बियर्ड से भिड़ता है, जिसमें एस वर्सेस व्हाइट बियर्ड की बैटल होती है और बार बार होती है, और इन सारी बैटल्स का एंड होता है स्पेड पायरेट्स का व्हाइट बियर्ड पायरेट में मिलना, जिसमें एस के क्रूमेट यानी मास्क ड्यूस भी व्हाइट बियर्ड पायरेट का पार्ट बनता है। एस व्हाइट बियर्ड की फ्लीट में 2nd डिवीजन कमांडर बनता है और मास्क ड्यूस व्हाइट बियर्ड की मेडिकल टीम का हिस्सा, जिसे अभी तक मेन सीरीज का पार्ट नहीं बनाया गया, बट वो एक पोटेंशियल बंदा था एस और व्हाइट बियर्ड की स्टोरी में, जहां पर एस हॉट हेडेड था और ड्यूस हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचने वाला। इसी के साथ फिशमैन आइलैंड व्हाइट बियर्ड की टेरिटरी में आता था, पर उसकी डेथ के बाद पोनीग्लिफ वहां से गायब हो गया और ये सारा प्लान व्हाइट बियर्ड का ही था। तो मास्टर ड्यूस जो काफी सोच समझ कर डिसीजन लेता था और व्हाइट बियर्ड की मेडिकल टीम का पार्ट भी था, तो वो व्हाइट बियर्ड की काफी क्लोज रहा होगा। उसकी डिसीजन मेकिंग हम एस नोवेल में देखते हैं। इसी के साथ तुम सभी के मन में एक सवाल आएगा कि ड्यूस ही क्यों, बाकी व्हाइट बियर्ड के पास काफी सारे पावरफुल बंदे थे। तो व्हाइट बियर्ड के बाकी कमांडर्स काफी हॉट हेडेड थे, जो फाइट से पीछे नहीं हटते थे लाइक हिज कैप्टन, बट ड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट था। वो किसी भी कंडीशन में अपने प्लान पर ही रहता था और इससे भी बड़ा रीजन था ब्लैकबीयर्ड। इसके धोखा देने के बाद
एक क्लियर साइन गया था कि जब उसने एक ऐसे बंदे को नहीं छोड़ा जो उसके साथ इतने सालों से था, उसके लिए वो भाई की तरह होना चाहिए था, तो वो बाकी लोगों पर रहम क्यों करेगा। उसका पहला शक मेन कमांडर्स और बाकी बंदों पे ही जाएगा जो काफी सालों तक उसके आसपास ही रहे थे, बट ड्यूज को वो बहुत ही कम जानता था, उस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। एक कल के आए लौंडे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ही दी जाएगी। सो मरीन फोर्ट पर व्हाइट बेड के मरने के बाद ही ड्यूज ने फिशमैन आइलैंड से पोनीग्लिफ को उठा लिया होगा जैसा उसे ऑर्डर दिया गया था। और रही बात फ्लेम मार्क होने की, तो ड्यूज हमेशा अपने फेस पर एक मास्क पहन के रखता है, और अब वो अपनी पहचान को छुपाने के लिए था या फिर शायद अपने चेहरे पर बर्न लाइक मार्क को छुपाने के लिए जो उसे बचपन में ही मिल गया था। इसी के साथ एस की डेथ के बाद हमें पता चलता है कि ड्यूज मॉर्गन के लिए काम करने लगता है, और मॉर्गन ऑलरेडी सभी थ्योरीज के निशाने पर रहता है कि वो रॉजर पायरेट का पार्ट था। तो ड्यूज और मॉर्गन का एक साथ काम करना कितना ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। ड्यूज जैसा चाहे वैसे लोग की इंफॉर्मेशन को बैंड कर सकता है थ्रू न्यूज़पेपर्स, और अगर ऐसा होता है तो लूफी के लिए ये कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि एस जहां भी जाता है वो अपने भाई के बारे में बात करता रहता है, और ड्यूज तो उसका फर्स्ट मेट था, उससे ज्यादा तो लूफी के बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। पर ड्यूज के केस में दो चीजें मिसिंग होती हैं, ना तो ड्यूज के पास कोई डेवल फ्रूट दिखाया गया था, और ना ही ब्लैक शिप है उसके पास, और उससे कोई कनेक्शन भी नहीं दिखाया गया। दोनों ही चीजें यहाँ पर ब्लैक दिखती है, बट यही चीज हमें सेकंड थ्योरी की तरफ लीड करती है। यहाँ तक आकर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके सभी लोग अपनी प्रेजेंस को शो करो, और वीडियो तुम्हें कैसी लग रही है वो भी कमेंट करो। और अब बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड थ्योरी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली, तो कुर्सी की पेटी बांध और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम पोनीग्लिफ की बात करें और हमारे दिमाग में ओहारा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाला ओहारा नहीं, रॉबिन का घर ओहारा। ओहारा इंसिडेंट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था पोनीग्लिफ एक्सपेंडिचर। ओहारा के स्कॉलर्स पूरी दुनिया में घूमकर पोनीग्लिफ के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, और यही ओहारा के स्कॉलर 28 साल पहले अपने सफर पर निकले थे। ऐसे ही क्लाउड डी क्लोवर फुल टाइम आर्कियोलॉजिस्ट बनने से पहले अपनी शिप में सेल करता था और वर्ल्ड हिस्ट्री को जानने के लिए दुनिया घूमता था। तो ये बुड्ढा कोई किताबी कीड़ा नहीं था, इसने किसी भी एवरेज पायरेट से ज्यादा एक्साइटिंग लाइफ को जिया है, जहां पर पायरेट्स का गोल होता है दुनिया का सारा ट्रेजर उनकी पुंड में घुस जाए और उनके बाहों में सुंदर सुंदर महिलाएं हों। वहीं पर क्लोवर का ड्रीम था कि सारे पोनीग्लिफ उसकी चूचियों में लटके और ईमो खुद उसकी गोद में बैठकर हिस्ट्री को क्रॉस चेक कर रही हो, कहीं कुछ मुझसे छूट तो नहीं गया। तो क्लोवर ने पूरी दुनिया की सैर करी। अपनी इस जर्नी में क्लोवर को न्यू वर्ल्ड में आने के लिए फिशमैन आइलैंड से होकर जाना पड़ा होगा, जैसा बाकी पायरेट्स करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट तो उन्हें अलाउ करेगी नहीं कि जाओ बेटा जान लो जैसा तुम्हें जानना हमारे सारे काले करतूतों के बारे में। सो क्लोवर के फिशमैन आइलैंड पहुंचने पर उसे उन पोनीग्लिफ के बारे में जरूर पता चला होगा। इसी के साथ क्लोवर बस हिस्ट्री को जानने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने पेन ड्राइव से डेटा भी ट्रांसफर कर रहा था। फिशमैन आइलैंड आर्क में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, डैन, जो टॉम का छोटा भाई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डैन क्लोवर का ही बेटा है। हमने डैन के कपड़ों पे क्लोवर के प्रिंट और आर्म पर क्लोवर का टैटू देखा था, जो बस कूल लगने के लिए नहीं था, ये एक हिंट था। और दोनों के बीच में अच्छा खासा एज गैप भी है। इसी के साथ दोनों का ब्लड टाइप भी सेम है। अब डैन का क्लोवर से रिजेम्बलेंस रखना, बट टॉम का क्यों नहीं, इसका भी जवाब हमें मिला था। टॉम और डैन का अलग दिखने का रीजन भी डैन हमें खुद बताता है कि फिशमैन में उसके पेरेंट्स के प्रीवियस जीन्स भी हाईली अफेक्ट करते हैं, स्पेशली बच्चों के लुक्स को। अगर मरमेड के काफी सारे बच्चे हैं तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चों की शक्ल माता और पिता पर ही जाए, क्या पता उसमें से किसी की शक्ल अपने दादा या परदादा के जीन्स पर चली जाए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपने टाइम पर किस किस से संभोग किया था। तो इस कलेक्शन के थ्रू क्लोवर और फिशमैन के टाइज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और क्लोवर जो इस पोनीग्लिफ को सेफ रखना चाहता था, तो हो सकता है कि क्लोवर ने इस पोनीग्लिफ को रॉजर के फिशमैन आइलैंड पहुंचने के बाद और व्हाइट बेड को उसे अपने टेरिटरी क्लेम करने के बीच में उठा लिया होगा। इस तरह से रॉजर वो लास्ट बंदा था जिसने पोनीग्लिफ को वहां देखा, और क्लोवर को व्हाइट बेड से भी निपटना नहीं पड़ा। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसमें पूरे 5 साल का गैप था। तो या तो क्लोवर ने रोड पोनीग्लिफ को ट्री ऑफ नॉलेज में किसी सीक्रेट लोकेशन पे हाइड किया होगा, मोस्ट लाइकली ओहारा के उस लेक में, जहां पर बाद में उन्होंने बुक्स को फेंक दिया था उन्हें सेफ रखने के लिए। रोड पोनीग्लिफ को अपने पास ही रखने के बाद क्लोवर ने इस रोड पोनीग्लिफ को प्रोटेक्ट करना अपना मेन गोल बना लिया होगा, क्योंकि उसे हिस्ट्री के बारे में पता था और ये पोनीग्लिफ क्या है वो भी। पर उसके पास एक ही रोड पोनीग्लिफ था, बाकी 3 कहाँ है उसे भी नहीं पता होंगे। एक वानों में छुपाया हुआ था, एक चलते फिरते आइलैंड के पास था जिसे ट्रेस करना भी मुश्किल है, और एक बिग मॉम के पास था जिसको लेना इम्पॉसिबल नहीं था। तो क्लोवर को उसे बाकी पायरेट से प्रोटेक्ट करने के बाद भी स्ट्रॉयड के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास रॉबिन है और मेरे पास नहीं। और वो बंसकार मैन को ऑलरेडी जानते हो कि अगर वो बंदा ओहारा से हुआ तो
वो बंदा जो भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होगा। मेरे अकॉर्डिंग वो सब कुछ जानता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो हर किसी के एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा, फिर चाहे वो ब्लैक बियर्ड हो, स्ट्रॉ हैट्स हो या फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी। क्योंकि जिस बंदे की जड़ से फटी पड़ी होती है और वो छुप रहा होता है किसी से, तो वो अपने आप को अप टू डेट रखता है किसी भी कीमत पर। यानी वो रॉबिन के स्ट्रॉयड में होने वाली बात को पहले से जानता होगा। अगर वो पोनीग्लिफ को ओहारा की यादों के लिए गार्ड कर रहा है तो वो किसी भी हद तक जाएगा मरीन्स और पायरेट से प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मरीन्स और पायरेट दोनों की सच्चाई को जान चुका है। जरूरी नहीं है कि ये बंस कारमैन क्लोवर ही हो, क्योंकि क्लोवर ओहारा के इंसिडेंट के टाइम पर 85 ईयर्स का था। तो अगर वो जिंदा भी होगा तो उसकी करंट एज 107 ईयर्स होगी। वैसे तो वन पीस वर्ल्ड में एवरेज ह्यूमंस की नॉर्मल एज भी नॉर्मल वर्ल्ड से ज्यादा होती है, बट स्टिल अभी तक हमने कुरेहा को देखा है जो अभी 141 प्लस ईयर्स की होगी, पर उसके पास मेडिकल एक्सपर्टीज है। और क्लोवर पर्सनली मरीन्स के टारगेट पे था, तो उसका वहां से जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम है। मगर ओहारा का ही कोई स्कॉलर हो सकता है जो क्लोवर की लाइट ऑफ नॉलेज को आगे ले जाना चाहता होगा। तो बंदा तो मिल गया, बट शिप का क्या? जैसा कि हमें पता है कि वो बंदा ब्लैक शिप में ट्रेवल करता है, तो उसका आंसर भी हमें ओहारा इंसिडेंट से मिलता है। ओहारा का ट्री ऑफ नॉलेज बाकी लेजेंडरी ट्री लाइक एडम ट्री की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर ओहारा के लोगों के लिए। वो प्राइड था और गवर्नमेंट ने उसे जलाकर खत्म कर दिया। तो मरीन से बदला लेने और हिस्ट्री को बाहर लाने के लिए इस ट्री के रिमेन से बनी शिप से बेटर और क्या हो सकता है। उस ट्री से बनी हुई शिप को सी में सेल करना उस ट्री के पर्पस को फुलफिल करेगा कि द ग्रेट ट्री ऑफ नॉलेज बस ऐसे ही राख नहीं बनेगा, वो सभी स्कॉलर्स की उम्मीद बनेगा और उनके सपनों को पूरा करेगा। इसीलिए वो शिप ब्लैक कलर की है, क्योंकि उसे स्लाइटली बर्न वुड का यूज करके बनाया गया है। तो हमारा बंस कारमैन को ओहारा इंसिडेंट के बाद ही अपना स्कार मिला होगा, या फिर वो शिप में होगा जिसे अकाइन ने उड़ा दिया था कि कहीं उसमें कोई सर्वाइवर ना बच जाए। हो सकता है कि वो बंदा उसी शिप में हो जो बाद में करंट के थ्रू डैन के पास पहुंचा हो। और ये इसीलिए क्योंकि हमें फिशमैन आइलैंड पर डैन बताता है कि उस जगह पर मोस्ट ऑफ संकन शिप आ जाते हैं ओशन करंट की वजह से, और इसीलिए उसे ग्रेवयार्ड और शिप भी मानते हैं। और इसी तरह वो बंदा डैन के पास ही पहुंचा होगा। डैन ने उसकी लाइफ बचाई और उसने डैन को ओहारा बस्टर कॉल के बारे में बताया कि तुम्हारे पिताश्री तो निकल लिए। डैन जो खुद एक मास्टर शिप राइट है, उसने अपने डैड के सपनों को पूरा करने के लिए ट्री ऑफ नॉलेज का यूज करके एक ब्लैक शिप बनाई ताकि वो अपने डैड की लास्ट विश को पूरा कर सके, हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना मरीन्स और पायरेट्स दोनों से। इस तरह से डैन ने ब्लैक शिप बनाई, तो दोनों भाइयों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट शिप को बनाया। टॉम ने एडम ट्री से, रॉजर के लिए ओरो जैक्सन को, और डैन ने ट्री ऑफ नॉलेज से ब्लैक शिप को। हमने डैन की बनाई हुई किसी भी शिप के बारे में सुना नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक शिप राइट, वो अपने भाई की तरह ही एक अच्छे स्किल्स को रखता होगा। एक ऐसी शिप जो हर तरह के ओशन करंट को झेल सके। पर शिप के बाद भी एक और चीज है जिसे बंस कारमैन की पहचान होती है कि वो अपने पास आने वाली शिप को वर्लपूल क्रिएट करके डुबा देता है। इस तरह के वर्लपूल या तो डेलफ्रूट की पावर बना सकती है, या फिर जैसा हमने स्टोरी में ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से फिशमैन पानी में अपना रॉब झाड़ते हैं। वर्लपूल क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। सो या तो उस बंस कारमैन के पास डेल फ्रूट हो सकता है, या फिर उसके पास डैन के अलावा कोई और फिशमैन्स भी होंगे जो उसके एलाइज की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग बंस कारमैन या तो व्हाइट बेड की शिप से मास्टर ड्यूज है जिसके कनेक्शन मॉर्गन के साथ है, तो रोड पोनीग्लिफ की चाबी खुद लूफी बन जाता है क्योंकि वो उसे पहले से पहचानता है, उसके गोल्स, इंटेंशन, सब कुछ। या फिर बंस कारमैन ओहारा से कोई सर्वाइवर है, इसने बस्टर कॉल को सर्वाइव करा है। वो डैन के पास गया, उसने ट्री ऑफ नॉलेज से ब्लैक शिप बनवाई और रोड पोनीग्लिफ को अपने शिप में लेकर वो फरार हो गया। इसमें उसके साथ फिशमैन हो सकते हैं जो उसकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, या फिर उसके पास डेल फ्रूट हो सकता है जो उसे एनिमी से बचा रहा है। लेकिन स्टिल इस केस में भी उसे एलाई की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि कोई तो उसके पास एसेंशियल्स पहुंचाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये बंस कारमैन और मैन मार्क्ड विद फ्लेम कौन हो सकता है, मास्टर ड्यूज या फिर ओहारा का सर्वाइवर? कमेंट्स में अपने विचार को बताओ। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी चेकआउट करना ना भूलें।